सुप्रभात। पाठ 15 रीढ़ की हड्डी नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है जिसको लिखने के लिए जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रस्तुत पाठ में दहेज प्रथा के विषय में बताया गया है। आज भी समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं। वक्त में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है, फिर भी समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियां पूर्णतया दूर नहीं हुई। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आके जाते हैं। परिवार की आय जांचा जाता है तथा दहेज को परोक्ष अथवा गुप्त संकेत के रूप में मांगा जाता है। इसी समस्या को उजागर करती यह काम की जो अभी भी इस समाज में रूढ़वादी मानसिकता के हैं, जो इस समाज में रह रही नारी को हीन समझ रहे हैं। दहेज को लेकर प्रताड़ना कर रहे हैं। तरह तरह के अड़चने उसके ऊपर ला रहे हैं। इसी पर प्रहार करते हुए तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना करते हुए जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी को प्रस्तुत किया है। यह एकांकी इस प्रकार है। उमा विवाह योग्य हो गई है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने को विवश हैं। उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। उमा इस सब के विरुद्ध है, किंतु पिता के आग्रह के सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। इसके पात्र इस प्रकार हैं। उमा उस लड़की का नाम होता है जिसे देखने के लिए आते हैं लोग। रामस्वरूप लड़की के पिता का नाम है। प्रेमा उमा की माँ है, यानी लड़की की माँ है। रतन नौकर है। शंकर जो लड़का है जो उमा को देखने के लिए आता है। गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता हैं। उनके आने की खुशी में सभी तैयारियां चल रही हैं। घर में लोग उनके स्वागत के लिए तरह तरह का व्यंजन, तरह तरह के साज सज्जा करने में मग्न है। प्रेमा कहती है घर में मक्खन नहीं है, रतन से कहकर मक्खन मंगवा लीजिए।
उसके बाद राम स्वरूप कहते हैं ठीक है जल्दी भेजो, मक्खन वाले की दुकान दूर नहीं है, दूर है। फिर प्रेमा कहती है कोई बात नहीं, यहाँ मैं संभाल लूँगी, 2 ही आदमी तो आ रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं जो लड़की के पिता हैं, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, मतलब पुराने विचारों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। देखा इस पैराग्राफ से ये पता चला कि वह लड़के पक्ष संपन्न है पढ़ाई लिखाई में, जो लड़के के पिता हैं पढ़ाई लिखाई में संपन्न वकील हैं, समाज सोसाइटी में जाते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन लड़की को कम पढ़ा लिखा तलाश है। ऐसा क्यों? कम लिखी पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो वह घर ही में रहेगी, वह बाहर नहीं जा सकती, घर का ही देख रेख करेगी। ऐसा गलत है। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको अपने भाग्य अपने कर्म को करने का समय देना चाहिए। उनको भी जो उनके विचार हैं समाज में व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। लेकिन ये वकील होकर भी ये अभी पुराने विचारों पर आधारित है। कुछ ही समय बाद गोपाल प्रसाद और शंकर आ जाते हैं रामस्वरूप के घर उमा को देखने के लिए। तो रामस्वरूप कहते हैं मकान टूटने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, टांगे वाले जानता था और फिर हमें तो यहाँ ही आना था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यानी उनका लक्ष्य था कि मैं वहीं चलूँगा, क्योंकि पहले ही से वो शर्त अपने मन में रख लिया था कि मुझे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जिससे हम मुँह मांगा दहेज लड़की के पिता से मांग सकते हैं और लड़की भी हमारे आज्ञा का ही पालन केवल करेगी, घर का ही देख रेख केवल करेगी, घर के बाहर उससे किसी भी प्रकार का मतलब नहीं होगा। आगे उन दोनों में बातचीत होती है। शंकर कहता है जब बातचीत उन सब में होती रहती है तो रामस्वरूप कहते हैं आप कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। यानी रामस्वरूप शंकर के विषय में बातचीत करता है तो शंकर कहते हैं जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल, शंकर हाँ जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद बात है तो साहब की यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, तभी से थोड़ा पीछे रह गया, वैसे पढ़ाई में होशियार है। यानी लड़का यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, फिर भी उसका तेवर बहुत ज़्यादा है और उसके तेवर को बढ़ाने के लिए उसका पिता सहयोग करता है कि हम अपने लड़के के तेवर को बढ़ाए रखेंगे तो निश्चित रूप से लड़की के पिता
हमारा आदर सत्कार और दहेज भी ज़्यादा देंगे। राम स्वरूप चौंक जाता है, तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, बातचीत तो बहुत हुआ, अब कुछ बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप चौंक जाता है, कहता अरे कैसे बिजनेस, कैसा बिजनेस? अच्छा ठीक है, जरा नाश्ता कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं? राम स्वरूप कहता है नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, मेरा ये कर्तव्य है कि आपका सेवा सत्कार करो। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद तभी आवाज में, आदमी तो भला लगता है, मकान से हैसियत से भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। यानी गोपाल प्रसाद राम स्वरूप के हैसियत का पता लगा लेता है और अपने मन में वो ठान लेता है कि यह पैसा देने वाला है, यह पैसा देगा। यह विचार करते ही ये वो अपने मन में सोच रहा है कि मुझे अच्छा पैसा मांगना चाहिए। तब तक राम स्वरूप की बेटी उमा चाय लेकर प्रवेश करती है और राम स्वरूप की बेटी को देखकर गोपाल प्रसाद खुश जाते हैं, कहते हैं लड़की तो अच्छी है, इसका हाव भाव अच्छा है और अब उसकी और जानकारी के लिए बातचीत करना शुरू करते हैं। जनपत्री मिल ही गई होगी और सब इस तरह की बातचीत उनसे करते हैं। गोपाल प्रसाद ये बार बार राम स्वरूप से कहते हैं कि हम आपसे कहे थे कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, कम लिखी पढ़ी बच्ची हो, मैट्रिक तक पढ़ी हो। कौन भुगतेगा पढ़ी लिखी के नखरों को? क्यों शंकर? इस तरह की बातें करता है। उस लड़की को देखकर गोपाल प्रसाद को महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है कि लड़की लगता है काफ़ी पढ़ी लिखी है। उसके बाद वह उसके तरह तरह के कार्यों को पूछते हैं कि क्या आप कोई इनाम पाई हो पढ़ाई के समय, आप क्या क्या कर लेती हो। इस तरह की बातें उस बच्ची से, उस उमा से करते हैं। यानी कई तरह के जवाब सवाल उससे पूछते हैं, उसके छवि को देखना चाहते हैं। कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे में भी छवि है, लेकिन कुछ गाना बजाना जानती हो? तो रामस्वरूप भी कहते हैं हाँ वो गाना बजाना जानती है। रामस्वरूप के इशारे से उमा गाना बजाना शुरू करती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस तरह का गीत जैसे गाती है तो गाते ही गाते
उसकी निगाहें शंकर के तरफ पड़ती है। वह जैसे ही शंकर की तरफ ध्यान देती है वह रुक जाती है। तब तक गोपाल कहता, अरे इस गाने को पूरा करो। ठीक ठीक है, रहने दीजिए, ये सही है। अब इतना ही से हम समझ गए कि हाँ ये लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा गाना भी जानती है। उसके बाद गोपाल प्रसाद उसके द्वारा और कुछ बातें करते हैं। क्या पेंटिंग वेंटिंग की है, क्या तुम सिलाई वगैरह की है, इस तरह के जानकारियाँ उनसे लेना चाहते हैं। लेकिन ये अच्छा साबित नहीं होता। केवल बच्चों के लिए फ्री बच्चियां के ही प्रति ये सभी बातें लागू होता है? नहीं, ये गोपाल प्रसाद के द्वारा बिल्कुल गलत था। ये सभी बातें सुनती गई तो उमा कहती है, राम सर जवाब दो उमा, यानी कुछ क्वेश्चन गोपाल प्रसाद उमा से करते हैं। उमा जवाब नहीं देना चाहती है, लेकिन जब राम स्वरूप कहते हैं कि दो उमा जवाब दो, शर्माते हुए वह मुंह नहीं खोलना चाहती है। लेकिन जब कई बार वो कहते हैं तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना बुरा है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा क्या कर रही हो? उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। उमा कहती है कि पिताजी अब आप मुझे कहने के लिए कहे हैं तो मुझे कह लेने दीजिए। ये वहाँ से जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या ये वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीदते हैं? उसी तरह गोपाल प्रसाद कहते हैं, उनकी इस बात को सुनकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अब पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? शंकर बाबूजी चलिए। यानी जब उमा इस तरह की बातें करती है शंकर को बुरा लगता है और कहते हैं, शंकर बाबूजी यहाँ से चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताव झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उस उमा की बात सुनकर उसको डांटते हैं, उमा रहने दो,
लेकिन उमा कहाँ रुकने वाले, क्योंकि वह स्वाभिमानी स्त्री है। उसके बाद को सुनकर गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैं चलता हूँ, बीए पास गजब हो जाता है, झूठ का भी ठिकाना होता है। आओ बेटे चलते हैं। यानी लड़की की शादी के लिए लड़के के पिता, लड़की की शादी के लिए लड़की के पिता अपने लड़की की शिक्षा को दबाते हैं और लड़का जो कम पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा जानकार नहीं है, उसकी वाहवाही करते हैं। ये कैसी विडंबना है। ये सब दहेज प्रथा के कारण है। आज हमारे देश से दहेज प्रथा की यह समस्या दूर हो जाए तो निश्चित रूप से ही इस समाज में हो रहे जो नारी के प्रति बुराइयां हैं कुछ कम हो जाएंगे और हर लड़के के पिता अच्छे से अपनी लड़की को पढ़ाई लिखाई जैसा कराएगा वैसे ही वह लड़के का तलाश करेगा और लड़की को भी स्वतंत्रता मिलेगी। दोनों तरफ से किसी तरह की कमियां महसूस नहीं होगी। दहेज का वहाँ नाम ही नहीं आएगा। लड़की स्वयं वह अपने अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए उसके अच्छाई को देखते हुए लड़के पक्ष खुद राजी होंगे। लेकिन आज हमारे देश से यह दहेज प्रथा की बुराई समाप्त हो जाए तब ऐसे ही यह पाठ जो रीढ़ की हड्डी जो थी इस बात को बताती है। तो उमा फिर वह अपने घर आए हुए उस मेहमान जो गोपाल प्रसाद थे और उनके लड़के शंकर थे उससे कहती है कि जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, अर्थात उनकी कोई मान सम्मान नहीं है और आप हमारे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वह समाज में कितना बेइज्जती उनकी हुई है, बदनामी हुई है और आप मेरी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें नर और नारी के बीच का अंतर मिटा देना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश में नारी उत्थान होगा। अब आइए इस पाठ का कुछ संक्षिप्त अभ्यास कार्य है उसको मैं बताता हूँ। लिखित प्रश्न है, उमा की शैक्षिक योग्यता क्या है? तो उमा की शैक्षिक योग्यता बीए है। उमा के घर में कुल कितने सदस्य थे और उनके क्या नाम थे? तो उत्तर होगा उमा के घर में कुल 4 सदस्य थे, राम स्वरूप, प्रेमा और रतन। गोपाल प्रसाद किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? तो गोपाल प्रसाद उमा के गुण एवं दहेज के लिए राम स्वरूप की हैसियत के विषय में बात कर रहे हैं। अगला है, राम स्वरूप को गोपाल प्रसाद से क्या शिकायत थी? तो उत्तर होगा राम स्वरूप को गोपाल प्रसाद के दकियानुसी ख्यालों से शिकायत थी। अगला प्रश्न, गोपाल प्रसाद ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू क्यों नहीं चाहते थे? तो उत्तर है, गोपाल प्रसाद ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं करानी थी।
केवल उसे गृहस्थी कराना था। अगला प्रश्न है, उमा शंकर को देखकर अचानक गाते गाते रुक गई। तो उत्तर होगा, उमा शंकर को देखकर अचानक इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसे शंकर की पुरानी आदतें याद आ जाती है। अगला है, नाटक का मुख्य संदेश क्या है? तो उत्तर होगा, रूढ़वादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना करना इस नाटक का उद्देश्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लड़की की माँ का नाम क्या था? तो उत्तर होगा उमा। लड़का बीएससी के बाद कहाँ पढ़ रहा था? तो मेडिकल कॉलेज में। अगला है, लड़के वाले कैसी लड़की चाहते थे? तो उत्तर होगा मैट्रिक पास। कौन सी सामाजिक कुरीति को इस नाटक में दिखाया गया है? दहेज प्रथा। अगला है, उमा कितनी पढ़ी लिखी थी? तो बीए पास। अगला है, किसने कहा, किससे कहा? पहला है, रतन से कहकर मक्खन मंगवा लें, प्रेमा रामस्वरूप से। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से। जी हाँ, मुझे कोई नौकरी तो करानी नहीं है, शंकर ने रामस्वरूप से। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, उमा गोपाल प्रसाद से। अब अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्दों को सुमेलित कीजिए। मस्तक, माथा, नतमस्तक, विनीत भाव, कायर, डरपोक, तल्लीन, मग्न, आग्रह, हट। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। जरा बिजनेस की बात चित हो जाए। अगला, कम चीनी की चाय का क्या जायका? अगला है, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। अगला, लड़की आपकी अच्छा गाती है। तो ये रहा अभ्यास कार, जिसको मैं आपको मौखिक रूप से बताया, आपने इसे पढ़ा। जो पाठ 15 की हड्डी था, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा था। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।